Clear? A very good morning to every one of you. Am I clearly audible to everyone so that we can start our discussion? Yes, there was a technical glitch. Now it's clear now. Chali. A very good morning to every one of you and welcome to daily news analysis for the Hindu. Welcome to Top Rankers. अगर आवाज स्पष्ट आ रही है तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं. यस, आई एम गोइंग टू टेक टुडेज डिस्कशन. टुमारो अगेन मयूर सर, सौरभ सर इज गोइंग टू बी बैक देयर. है क्लियर? चलिए. तो टुडे इज 29th ऑफ अगस्त. आज 29 अगस्त है. 29 अगस्त का फ्रंट पेज न्यूज़पेपर. अब आई बिलीव दैट इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन ऑफ यू इन द बैकग्राउंड. आपको ये क्लियरली विजिबल होगा. चलिए. तो देखिए, पहले बिफोर वी स्टार्ट टुडेज डिस्कशन, बिफोर वी स्टार्ट आर न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो हम लोग करते हैं हमेशा, क्या कर रहे होते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट डे होता है उस दिन वो डिस्कस कर रहे होते हैं. राइट. सो आज का दिन कौन सा है? टुडे इज नेशनल स्पोर्ट्स डे. आज जो 29 अगस्त है ना बेटा, 29 अगस्त जो होता है हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह मनाया जाता है. आवाज स्लो है. आई एम गोइंग टू रेज द वॉइस, बट अपने अपने डिवाइसेस में फुल रेस आवाज कंप्लीट बढ़ा दीजिए. सो कंप्लीट क्लैरिटी से आवाज आएगी. एट माई एंड आई हैव चेक्ड इट, इट्स वेल वर्किंग हियर. आई एम शाउटिंग इन माई स्टूडियो. सो होपफुली अपने जो आपके डिवाइसेस है वहां पर फुल रेज आवाज बढ़ा दीजिए, आपको क्लियर स्पष्ट आवाज आ जाएगी. क्लियर? चलिए. सो बिफोर वी स्टार्ट अ डिस्कशन, एज वी ऑलवेज डू, इंपॉर्टेंट डे डिस्कस कर रहे होते हैं. आज का जो इंपॉर्टेंट डे है, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है ना. 29th of August इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन आवर नेशन. अब ये दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन जो है दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हमारे जो मेजर ध्यानचंद थे, हॉकी विजार्ड, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, और जिनके कारण हम लोग को एक तरीके से फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी डोमिनेटेड द हॉकी वर्ल्ड, है ना. बिकॉज व्हेन मेजर ध्यानचंद वाज देयर इन 1928, 1932, 1936, इन 3 वर्षों में, यहाँ देख सकते हैं, इन 3 वर्षों में और इवन इसके बाद भी हमें हॉकी में गोल्ड मिला था. मेजर ध्यानचंद जो है उन्होंने 1926, 1926 से लेकर के 1948, 1948, इन वर्षों तक भारत के लिए खेला था. और इन वर्षों में उनके द्वारा 400 गोल्स किए गए थे. कितने? 400 गोल्स. दैट इज अ रिकॉर्ड, है ना. इतने वर्षों में 400 गोल उनके द्वारा किए गए थे. ही वेंट ऑन टू लीड द इंडियन टीम फ्रॉम 1928 एंड 1936. मतलब तीन जो उस समय ओलंपिक्स हुए थे, इन तीनों ओलंपिक्स में भारत ने न केवल जीता था, बट फॉर अ वेरी ग्रेट मार्जिन हम लोगों ने हॉकी को डोमिनेट किया है. हमको देखिए, आज तक अगर टोटल देखा जाए ना, ओलंपिक्स में हम लोग को 8 गोल्ड मिले हैं. यदि आपसे पूछते हैं हाउ मेनी गोल्ड वी हैव वॉन इन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में वी हैव वॉन 8 गोल्ड्स. फ्रॉम 1928 टिल 1972 हमको हर वर्ष एटलीस्ट एक मेडल मिला है. और इन वर्षों में 1980 में लास्ट बार गोल्ड मिला था. आज तक 8 गोल्ड मिले हैं. इनमें 3 गोल्ड जो थे उस समय हमको मेजर ध्यानचंद के समय मिले थे. उनको हॉकी का जादूगर कहते थे. क्यों? क्योंकि द वे ही यूज्ड टू कंट्रोल द बॉल्स ना, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अनबिलीवेबल. लोगों को विश्वास नहीं होता था कि somebody कैन प्ले सो वेल. उनकी हॉकी स्टिक को चेंज करवाया जाता था. माना जाता था कि भाई इनमें नो मैजिक जिसको बोलना चाहिए, मैग्नेट लगा हुआ है. और when he went to play in 1936 in Germany, हिटलर ने उनको जर्मनी की नागरिकता ऑफर की थी. Hitler went on to offer the citizenship as well as a position in the army, in German army, but he humbly denied that. He humbly refused that, है ना. And we went on to defeat Germany in 1936. तो उनके जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो उनका 29 अगस्त जो उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है, उस दिन हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है. और ये हमेशा से नहीं, इसकी शुरुआत 1912 से, सॉरी 2012 से हुई थी. तो 2012 से हमारे देश में इस दिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह मनाते हैं. ठीक है. और इसी दिन 2018 में भारत में जो हमारा ये खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, उसकी शुरुआत भी इस दिन ही की गई थी. चलिए, अभी अभी स्पष्ट आ रही है मुझे लगता है. बहुत बढ़िया, क्लियर है ना. तो उसी दिन इसकी शुरुआत भी की गई थी. एक और इसमें ध्यान रखिएगा कि 2021 में, ईयर 2021 में हमारे जो खेल रत्न पुरस्कार होते हैं, जिन्हें पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, टिल 2021 देवर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, है ना. उनका नाम चेंज करके 2021 में क्या कर दिया गया? 2021 से उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बुलाया जाता है. अब क्या होते हैं? वो होते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड.
ठीक क्लियर। तो ये भी ध्यान रखना कि पहले में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थे, बाद में उन्हें 2021 से, मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उनके द्वारा नामकरण चेंज कर दिया गया। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से नाम चेंज करने के बाद होते हैं। अगर आपसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में पूछते हैं तो उसमें हमको ये ध्यान होना चाहिए कि भाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो थे वह 1991-92 से स्टार्ट किए गए थे। तो 91-92 से लेकर के 2021 तक, मतलब अगर उसको हम लोग यहाँ देखें तो 1991 92 से 2021 तक देवर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और 2021 ऑनवर्ड्स दे आर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। है ना, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये थोड़ा डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो ये हमको क्लैरिटी से ध्यान रहे। अगर पूछते राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहली बार, तो पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विषय हम बोलते हैं ना, तो विश्वनाथन आनंद went on to, he was the first recipient of राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। है ना, तब 91-92 में विश्वनाथन आनंद जो चेस के प्लेयर है, उनको पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। और 95-96 में कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो पहली महिला रेसिपिएंट थी, कर्णम मल्लेश्वरी ना। ये वेट लिफ्टिंग में उनको पहला दिया गया था। तो ये हमको ध्यान होना चाहिए। तो दिस वाज अबाउट द डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद होता है। इस यहाँ तक क्लैरिटी है? ये इतना क्लियर समझ में आ रहा है आपको? ये आवाज ना आ रही हो, डाउट्स हो, तो प्लीज लेट मी नो। एटलीस्ट दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन टुडे, इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस। ये स्पष्ट है हमको? बड़े आगे हम लोग। बेटा आप लोग की चिटचट जो चल रही है यहाँ पर, इसको अगर साइड में रख के जो सुन सकते हैं तो प्लीज कंफर्म कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए इसके बाद हम देखें, तो देखिए जो हम लोग फ्रंट पेज न्यूज आज की देखते हैं, तो फ्रंट पेज आज देखें तो मोस्टली ना पॉलिटिकल न्यूज बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रंट पेज आप देखते हैं तो जो पहली न्यूज आई थी, दैट इज बंगाल बंद जो हुआ था ना कल, तो बीजेपी द्वारा बंगाल बंद कराया गया था, उसका ऑब्वियसली वहाँ टीएमसी वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा अपोज किया, तो वो सब कहानी जो है वो पहला हमारी फ्रंट पेज न्यूज होती है। सेकंड में जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो बंगाल में जो कलकत्ता में जो रेप केस हुआ है उसके ताल्लुक में, नाउ शी हैज स्पोकन एंड शी हैज स्पोकन इन स्टर्न वर्ड्स। है ना, बहुत कटु लैंग्वेज में उनके द्वारा उसका, जिसको बोलना चाहिए, उस प्रतिक्रिया दी गई है। तो दैट इज द सेकंड न्यूज। बट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने के ताल्लुक में देखें तो एक न्यूज जो कि होती है बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा, वहां पर जमाते इस्लामिक पार्टी होती है, उससे बैन हटाया गया है। तो दैट इज वन न्यूज टू बी डिस्कस। उसका डिटेल अगर आप देखें तो जो हमारा इंटरनेशनल न्यूज वाला पेज होता है, वहां पर डिटेल में दिया हुआ है। तो दैट इज समथिंग वी नीड टू डिस्कस। बांग्लादेश का जो इशू है, ऑब्वियसली यू मस्ट नो कि वहां पर शेख हसीना जो पहले प्रधानमंत्री थी, उन्हें हटा दिया गया है। शी हैज टू लीव द नेशन, नाउ शी इज लिविंग इन इंडिया ओनली। और वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसे स्थापित किया गया है। राइट, अब वहां की इंटरिम गवर्नमेंट जो है, जो मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर जो है, उन्होंने, उस इंटरिम गवर्नमेंट ने वहां पर जमाते इस्लामिक पार्टी होती है, उस जमाते इस्लामिक पार्टी का बैन जो लगाया गया था, उस बैन को हटा लिया है। सो दैट इज अ न्यूज विच इज फ्रॉम फ्रंट पेज, वी आर दिस द ओनली न्यूज वी आर टेकिंग। और उसका डिटेलिंग अगर देखते हैं, इस न्यूज को आप देखते हैं, तो ये आपको इंटरनेशनल न्यूज वाले पेज में दिया हुआ है। क्या है? बांग्लादेश, मतलब वहां के इंटरिम गवर्नमेंट कौन सी? मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल प्राइज विनर थे, उनकी गवर्नमेंट जो है ना, उनके द्वारा हटाया गया है। तो अगर मैं आपसे, चलिए क्वेश्चन अगर पूछता हूं, जो आप, इफ यू ट्राई टू आंसर, मोहम्मद यूनुस को किस वर्ष में नोबेल प्राइज दिया गया था? इन विच ईयर मोहम्मद यूनुस वाज गिवन द नोबेल प्राइज? इफ आई आस्क यू, आई बिलीव अभी तक आपने पढ़ लिया है तो आपको आंसर मालूम होगा कि मोहम्मद यूनुस वाज गिवन नोबेल प्राइज इन विच ईयर। है ना, मोहम्मद यूनुस इज प्रेजेंट इंटरिम, मतलब वो इंटरिम गवर्नमेंट के अध्यक्ष है, तो उनको नोबेल प्राइज कब दिया गया? दैट इज वन क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर हियर। उसके आगे हम बढ़े, तो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट, हैज रिमूव द बैन ऑन जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी ना अपने आप में एक कट्टरपंथी पार्टी है, और इस पार्टी का अगर ओवरऑल इतिहास आप देखते हैं तो 1941 में, मतलब उस समय बिफोर इंडिपेंडेंस, दिस पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड। इसकी शुरुआत की गई थी बाय मौलाना अबुल अला मदनी, मदुदी, सॉरी मौदूदी, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो इट्स अ वेरी ओल्ड पार्टी। बट बांग्लादेश में इनका इतिहास देखें तो बांग्लादेश में जब सेपरेशन हो रहा था, जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, जब वहां आजादी की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में
इस पार्टी ने पाकिस्तान का साथ दिया था, है ना। और ये पार्टी जो है बेसिकली जब हम बोलते हैं ना कि कट्टरपंथी पार्टी है, ये वहां पर दे आर नॉट अबाउट रिवॉल्यूशन, दे आर नॉट विद पीपल, दे आर विद रिलीजन, जो उसको बोलते हैं। तो दिस पार्टी इनिशियली केम इन 1941, और उनका उद्देश्य एस्टेब्लिश अ सेपरेट एंटिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1971। बांग्लादेश में फिर अलग एंटिटी वो बनी, और उनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य वहां पर लोगों के साथ ही वहां रिवॉल्यूशन के साथ चलना नहीं है। इनका उद्देश्य क्या है? वहां पर एक इस्लामिक स्टेट क्रिएट करना और शरिया लॉ की बेस पर स्टेट क्रिएट करना। और इनका अगर रोल ओवरऑल हम देखते हैं पुराने इतिहास में अगर देखा जाए, तो इनका रोल ना कंट्रोवर्शियल रहा है। कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या रहा है कि 1971 में व्हेन दे वर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस, तो दिस पर्टिकुलर पार्टी जो कट्टरपंथी पार्टी वहां की कहलाती है, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट देयर ओन नेशन, दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान। 1971 में जमात इस्लामी इस पार्टी ने पाकिस्तान का साथ दिया था, जहां पर दे अपोज द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान, दे वांटेड टू बी विद पाकिस्तान ओनली। बिकॉज वहां पर जब लोग बांग्लादेश नेशनलिज्म की बात कर रहे थे और बांग्ला भाषा की बात कर रहे थे, वहां पर रिजीम चेंज करने की बात कर रहे थे, दे वर स्टिल सपोर्टिंग द पाकिस्तान एट द टाइम। उनके द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया था, रजाकर्स और बाकी अलशम और उस ग्रुप बना करके उनके द्वारा दे वर ट्राइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान ओनली, है ना। और उनके बाद में क्या हुआ था, देख मतलब उनको ये कई सारे लीडर उनके बाद में ना उनको वॉर क्राइम में एग्जीक्यूट भी किया गया। दे वर एग्जीक्यूटेड इन द वॉर क्राइम पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। अब सेम पार्टी वाज पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब वहां पर शेख मुजीबुर रहमान जब शासन में आते हैं, उन्होंने इनकी पार्टी पर बैन लगा दिया था। दिस पार्टी वाज बैंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1971 के बाद में, व्हेन शेख मुजीबुर रहमान केम टू द पावर, ही बैंड दिस पार्टी। बट जब शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया, वहां पर रिजीम चेंज हुआ और दूसरे जो वहां पर प्रेसिडेंट वगैरह लोग आए, उस दरमियान 1979 में इससे बैन हटा लिया गया था। तो 1970 बाद में 79 के बाद में दिस पार्टी केम फाइटिंग, मतलब वहां पर इलेक्शन इनके द्वारा लड़े गए, और इनके द्वारा मोस्टली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो होती है, जो बीएनपी है ना, जो बेगम खालिदा जिया वाली पार्टी है, उनको नॉर्मली सपोर्ट किया गया। इवन शेख हसीना की पार्टी को भी इन्होंने एक दो बार सपोर्ट किया हुआ है, मतलब इनके साथ मिलकर शेख हसीना ने भी गवर्नमेंट बनाई है। बट मोस्टली दिस पार्टी इज अ वेरी फंडामेंटलिस्ट बेसिकली। एंड जब हम लोग बांग्लादेश नेशनल पार्टी की बात करते हैं, वही फंडामेंटलिस्ट थे। तो ये दोनों के कोलेब्रेशन मोस्टली अच्छे खासे समय तक रहे। बट देन 2008-9 के बाद में जब बेगम शेख हसीना की जब पार्टी वहां पर आई, तो उन्होंने अगेन इस पार्टी को बाद में बैन लगाया। ये थोड़े से इसको बोलना चाहिए देवर नॉट एक्टिव, या इसको बोलना चाहिए देवर नॉट इन पावर। बट अब जब शेख हसीना इज नो मोर इन पावर देयर, तो वहां की इंटरिम गवर्नमेंट ने इस पार्टी को, जिसको बोलना चाहिए इस्लामिस्ट पार्टी को, फिर से बैन वहां पर हटा दिया गया। तो दे हैव गॉट अ वेरी चेकर्ड पास, बेसिकली वेरी डिफिकल्ट हिस्ट्री इसको बोलना चाहिए इनका रहा है, क्योंकि दे हैव गॉन अगेंस्ट देयर ओन नेशन, राइट। और उनका अभी भी अगर देखा जाए तो दे हैव गॉट दिस रिलेशनशिप विद हमास, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, मुस्लिम ब्रदरहुड, इन सब ग्रुप के साथ में इस पार्टी के जो रिलेशनशिप रहे, और ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी के साथ में रहे, राइट। सेम पार्टी इनके अगेंस्ट, मैंने कहा ना, जब इन्होंने 1971 में बांग्लादेश के साथ में ही, मतलब बांग्लादेश के अगेंस्ट में ही पाकिस्तान का साथ दिया था, तो इनके कई सारे लीडर्स को बाद में जेल होती है, बाद में उनका इसको बोलना चाहिए कन्विक्ट किया था, उनको सेंटेंस टू डेथ, उनको सजा दी जाती है। अब दिस पार्टी वाज अगेन ईयर्स 2013 बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो पॉलिटिकल पार्टी होती ना, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। This Bangladesh Supreme Court itself in 2013 cancelled the registration of this Jamaat Islami. At the same time, Sheikh Hasina ने इस साल ही August 1, 2024 को इस पर complete ban लगाया था। तो पार्टी which has got so much of history with it, that has been, उनका बैन जो था वो अभी प्रेजेंटली वहां की सरकार ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने उस बैन को हटा लिया है। तो दे आर इन अ वेरी एक्टिव मोड नाउ। अब एक्टिव मोड को समझिए कि वहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, जो खालिदा जिया की पार्टी है, दैट पार्टी इज नॉट दैट, क्योंकि खालिदा जिया अपने आप में शी इज टर्मिनली इल। उनके जो बेटे हैं, जो उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है, ही इज इन लंदन। So when Awami League is no more there, when Sheikh Hasina has to leave the nation, when Awami League is no more there, when BNP is not that strong, ऐसे समय पर बांग्लादेश में दिस जमात इस्लामी इज गोइंग टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, और उन पर अब बैन भी हटा दिया गया। तो ऐसी पार्टी का वहां पावर में आना या कि सिस्टम में रहना हमारे लिए भी अपने आप में इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ये हमारे लिए भी अपने आप में बड़ी समस्या
होने वाली है, तो हमारे लिए बेसिकली इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। तो उनको क्या किया गया यहाँ पर देखिए, न्यूज को हम समझे तो द बैन हैज बीन, नो, उसको हटा लिया गया, रिमूव द बैन फ्रॉम दिस जमात इस्लामी। और इनफैक्ट वहां हटा समय क्या बोला गया है कि देर इज नो क्लियर कनेक्शन बिटवीन जमात इस्लामी एंड टेररिज्म, जबकि दे आर नोन फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज, they are known for doing work against their own nation, they are known for supporting Pakistan, बस स्टिल वहां के इंटरिम गवर्नमेंट या वहां के होम मिनिस्टर मान के चले, इंटरिम मिनिस्टर की जो बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि इनका टेररिज्म के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। दिस समथिंग वेरी, इसको बोला चाहिए पैराडॉक्स अपने आप में, इसको आप समझ सकते हैं। और वहां पर ये वही पार्टी जिन्होंने पहले इनका लिबरेशन आर्मी जो इनका हुआ करती थी उनका विरोध किया था, नाउ दे आर गिविंग रिस्पेक्ट, उनको पे कर रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइजेशन फेयरली ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके उनके स्पोक्स पर्सन द्वारा ये बोला गया है कि हमको आपको देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, डोंट व्यू अस लाइक अ एक्सट्रीमिस्ट, वी आर गोइंग टू वर्क फॉर द नेशन, मतलब वो सारी कहानी उनके द्वारा बोली गई। द बैन इज वन ऑफ द फाइनल एक्शन टेकन बाय प्रीवियस गवर्नमेंट, बट देन व्हेन द गवर्नमेंट इज नो मोर देयर, द बैन हैज बीन लिफ्टेड। Right, following ban's removal, Jamaat Islami is resumed the operation from their headquarters. So now this Jamaat Islami extremist party in Bangladesh is going to fight the next election. अगले election में most probably they are going to fight the election. They are going to be in the active mode. जो अपने आप में it's a very wrong sign for इंडिया। तो इनकी हिस्ट्री में यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, द वे दे वर्क, या बेसिकली उनकी शुरुआत जहां से होती है, उसके बाद में किस तरीके से इन लोगों ने 1971 वॉर में पाकिस्तान का साथ दिया था, उसके बाद में दे आर इन, जिसको बोलना चाहिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, इनको बैन लगाने के बावजूद अब वो बैन जो है यहाँ से हटा लिया गया। तो दैट इज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जमात इस्लामी इन बांग्लादेश। अब इसमें आपने जो देखा, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यू नीड टू कीप योर कमेंट, थोड़ी सी आप उसको ठीक रखिए, नहीं तो एनीवे आई टेक एक्शन ऑन दैट, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? तो फर्स्ट न्यूज ये हमने देख लिया। सेकंड हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इज जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया, अभी क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट इज टोल्ड दैट, ये फोर्थ नंबर पेज की हम बात करें, मोस्टली इसके बाद आप देखते हैं तो मोस्टली वो पॉलिटिकल न्यूज या स्टेट न्यूज आती है। फोर्थ पेज पर हम देखें तो वन इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज अ नॉर्म इवन इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, है ना। किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किस लिए कहा है? कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले प्रेम प्रकाश, जो कि चीफ मिनिस्टर, कहा हेमंत सोरेन जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है, उनके एक सहयोगी है, उनको उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिलीफ प्रोवाइड किया गया, बेल प्रोवाइड की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि यहाँ पर ये देखिए कि बेल जो होता है ना, दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट सेड बेल इज अ, बेल का मतलब क्या होता है कि उनको जमानत दी जाए, इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, जेल इज एन एक्सेप्शन। और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, जेल एक्सेप्शन, इवन इन द मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है हवाला। हवाला का मतलब क्या होगा कि when you have earned, anybody has earned some money out of illegal means, या ऐसा पैसा जो कि उनको टैक्स के फॉर्म में नहीं पे करना है, टैक्स अथॉरिटी से बचा करके रखना है, गलत तरीके से जो पैसा लाया जाता है, उस पैसे का जो ट्रांजेक्शन होता है, जो ट्रांजेक्शन अथॉरिटीज को ना दिखे, इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। उसका मतलब क्या होता है कि लेट्स से देयर आर थ्री पीपल, ए वांट टू गिव सम मनी टू बी, बट देन ए एंड बी डू नॉट वांट टू शो देयर ट्रांजेक्शंस, तो वो क्या करेंगे, द मनी दे आर गोइंग टू गिव इन फॉर्म ऑफ कैश और सम अदर मींस टू सी, एंड सी इज गोइंग टू प्रोवाइड इट टू बी। तो इसमें ए और बी के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है ना, दैट कनेक्शन इज नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, इस टाइप के केसेस किस केस में आते हैं? जहां पर योर अर्निंग इज नॉट लीगल, इलीगल अर्निंग है। जैसे किसी ऑफिसर ने करप्शन करके कुछ पैसा कमाया है, किसी नेता ने कुछ करप्शन करके पैसा कमाया है, या किसी अदर मीन से पैसा लाया गया है, आपकी आय से ज्यादा इनकम आप कर रहे हैं, आप दिखाना नहीं चाहते, टैक्स पे नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या करते हैं? अब मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको पीएमएलए बोलते हैं, वो लाया गया। क्या लाया गया? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब पीएमएल एक्ट जो होता है ना, उसमें एक सेक्शन होता है, द सेक्शन इज कॉल्ड सेक्शन 45। इस सेक्शन के अंतर्गत क्या है? इस सेक्शन को बहुत ज्यादा रिजिड बनाया गया, इसमें चेंजेस किए गए हैं, बट इस सेक्शन को बहुत रिजिड बनाया गया। कैसे? इस सेक्शन में बेल जो है वो नेचुरल, जिसको ऑटोमेटिक बेल का प्रावधान इसमें नहीं है। इस सेक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि बिना वारंट के भी, जो होना चाहिए ना, विदाउट अ वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। All bail, automatic right of bail is not provided in this.
ये बहुत स्टर्न, जिसको बोलना चाहिए बहुत रिजिड, बहुत स्ट्रांग इसमें रूल बनाया गया था। और आपने देखा हो तो आज तक, आजकल जितने केसेस भी ऐसे देख रहे होते हैं जहां पर नेताओं को जेल होती है, उनको इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत जेल की जाती है या इनके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अब उसको किसी भी तरीके से देखा जाए कि वो बायस कार्रवाई है जो भी है, बट देन उन केसेस में बेल इज नॉट दैट इजी। और उसमें क्या होता है, वी हैव सीन सो मेनी लीडर्स बिहाइंड द बार्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो फिर अब इसमें ही देखिए ना, वही जो मैं आपसे कह रहा था कि 2018 में इसमें चेंजेस लाए गए, बट चेंजेस के बावजूद भी बेल हैज नॉट बीन दैट सर्टन। वो चेंज के बाद भी बेल जो होती है वो इतनी आसानी से नहीं दी जाती है। तो फिर क्या होता है, नाउ व्हेन अक्यूज्ड आर अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया है कि बेल जो है वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। इवन इन केस ऑफ पीएमएलए केसेस इट शुड बी अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। जेल शुड बी एन एक्सेप्शन, ये इनके द्वारा अभी कहा गया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति को दिस इंडिविजुअल लिबर्टी जो होती है ना उसका अधिकार होता है। और डिप्राइवेशन मतलब, लिबर्टी डिप्राइवेशन का मतलब क्या होगा कि आपसे वो आजादी छीन ली गई है ना। तो वो उन्हीं केसेस में होना चाहिए जहां पर एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस ना, लॉफुल एंड रीजनेबल प्रोसेस जो है वो फॉलो की जाए। केवल उन केसेस में ये पॉसिबल है। कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट सेक्शन 45 जो मैंने आपको यहां बताया, दिस इज द सेक्शन 45 ऑफ पीएमएल एक्ट, जो जिसमें क्या होता है, विदाउट अरेस्ट, विदाउट वारंट अरेस्ट किया सकता है, और राइट टू, ऑटोमेटिक राइट टू बेल जिसमें नहीं होता है। इवन इन दोस केसेस, उन केसेस में भी देर इज द बेल शुड बी प्रोवाइडेड, बेल जो प्रोवाइड की जानी चाहिए वो यहाँ पर कहा गया है। क्लियर? अब कोर्ट इज ऑल्सो हाईलाइटेड द राइट टू साइलेंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड, प्रिवेंटिंग फोर्स सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब कोर्ट ने और क्या बोला है कि देखिए क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक केस में जेल दी गई है, दूसरे केस के लिए अगर उससे, जिसको बोलना चाहिए, पूछताछ की जाती है, तो उस केस में भी उनको आप फोर्स करके अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। इवन व्हेन ही इज बिहाइंड बार, ही शुड नॉट बी कंपेल्ड टू स्पीक अगेंस्ट हिमसेल्फ, जिसको राइट ऑफ सेल्फ, ये फोर्स सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं ना, वो नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर इसको आप ध्यान से समझें, तो आपने अगर वेब सीरीज देखते हो तो ये वेब सीरीज में आपने बार बार, कई बार सूट्स वगैरह में देखा होगा कि वो लोग, वो जो फिफ्थ अमेंडमेंट की बार बार बात करते हैं। फिफ्थ अमेंडमेंट क्या होता है कि आपको अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। इट इज राइट टू रिमेन साइलेंट एंड नॉट स्पीक अगेंस्ट योरसेल्फ। इसको हमारे यहाँ पर जो इसका इक्विवेलेंट होता है वो होता है आर्टिकल 23 है ना। अब आर्टिकल 23 में क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। बट जो अथॉरिटीज क्या कर रहे होते हैं, कई बार ये लोग जो व्यक्ति जेल में है उसके अगेंस्ट में, किसी दूसरे केस में जेल में ही उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट लिए जाते हैं खुद के अगेंस्ट में, उसका भी यहाँ पर विरोध किया गया, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर बोला गया है बाय सुप्रीम कोर्ट। तो दो चीजें बोली गई, एक, दिस बेल इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, and jail is an exception even in the PMLA cases wherein stringent laws are there, but even in those cases this bail should be standard practice। इसमें लॉन्ग, लंबे समय तक जो जेल वगैरह का उसमें होता है उसके अगेंस्ट यहाँ पर फैसला दिया गया। दूसरा, दे शुड नॉट बी कंपेल्ड टू स्पीक अगेंस्ट themselves इवन व्हेन दे आर इन जेल ना, तो उनको अपने अगेंस्ट किसी दूसरे केस में कंपेल नहीं किया सकता बोलने के लिए, बिकॉज दे हैव दिस राइट टू स्पीक, राइट टू रिमेन साइलेंट and not to speak up against themselves। तो ये no person accused of any offense shall be compelled to witness against themselves even when they are in jail, है ना। इन दूसरे किसी केस में अगर पूछा जाए तो उनको ये कंपेल नहीं किया जा सकता है। ये स्पष्ट एकदम। तो दिस वाज अबाउट आवर सेकंड न्यूज, दिस अबाउट सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए। दिस हैज बीन क्लियरली यहाँ पर डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट न्यूज। अब ये जो न्यूज है दैट इज ऑन पेज नंबर 5, ये 5वें पेज पर है। इस न्यूज में क्या बोला गया है, इस न्यूज में बोला गया है कि अभी देयर हैव बीन 12 दिस कैंडिडेट्स जो कि निर्विरोध, विदाउट एनी अपोजिशन, दे हैव बीन सिलेक्टेड, दे हैव बीन इलेक्टेड इन द राज्यसभा। और इन 12 में से जो हैं, 12 में से जो 9 है दे आर फ्रॉम बीजेपी, जो बाकी दो जो बीजेपी के अलाइज होते हैं, मतलब दे आर, दे हैव बीन 12 कैंडिडेट्स, 12 जो जीते हैं, निर्विरोध जीते गए, उनमें से 12 जो 9 जो है वो बीजेपी के बंदे हैं। ये क्लियर? दो जो है वो बीजेपी के अलायंस हैं और एक जो है वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। ये क्लियर? अब ये जो 12 लोगों के जीतने के बाद में जो बाय इलेक्शन अभी हुए थे, एनडीए एज ए ग्रुप, है ना, दे हैव गॉट दी मेजोरिटी हियर, उनको मेजोरिटी प्राप्त हुई। तो रिसेंट राज्यसभा इलेक्शंस हैव अलाउड एनडीए लेड बाय बीजेपी टू अचीव मेजोरिटी बाय एडिंग 12 न्यू मेंबर्स। 12 नए मेंबर जुड़े हैं, तो उनको क्या मिला है, उनको वहां पर बीजेपी को, सॉरी, एनडीए को मेजोरिटी प्राप्त हो गई है। अब एनडीए को मेजोरिटी प्राप्त, उसको समझिए कि अभी जो है टोटल नंबर ऑफ केसेस,
राज्यसभा में टोटल जो नंबर ऑफ हमारी सीट्स होती है वो होती है 245। अब 245 में से 12 तो नॉमिनेटेड सीट्स होती हैं, है ना, जो गवर्नमेंट द्वारा मतलब प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, एंड 233 सीट्स आर देयर। अब इन 245 में से अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो 237 जो है वो सीट्स होती हैं। 237 सीट्स में से आप यहाँ देखें तो एनडीए को 119 सीट्स ना यहाँ पर मिल चुकी है, मतलब एनडीए गॉट 119 सीट्स। सॉरी मेरी सॉरी, यहाँ पर डिस्कनेक्ट, एनडीए गॉट 119 सीट्स आउट ऑफ 237। इट मींस उनको मेजोरिटी मार्क जो है ना वो उनके द्वारा अचीव कर लिया गया। अगर कंप्लीट पूरा की पूरा 235 सीट्स की हम बात करते हैं तो दे नीड 122 सीट्स। मतलब अगर ओवरऑल मेजोरिटी की बारे में देखें तो 237 में से 245 में से दे नीड 122 सीट्स। बट क्योंकि अभी 237 सीट्स हैं तो उनको 119 में जो है वो मेजोरिटी जो है वो मिल चुकी है ना। करंटली इज 237 मेंबर्स विद मेजोरिटी थ्रेशोल्ड एट 119 अंटिल अप्रैल 2026 एनडीए हैज गॉट मेजोरिटी। अब अगले बार जो चुनाव हो, देखो क्या होता है, जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं उनमें जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट होकर के आते हैं वो 6 वर्ष के लिए आते हैं। दे कम फॉर 6 ईयर्स। इनका टेनर कितना होता है, 6 साल का इनका टेनर होता है। और हर 2-2 वर्षों, मतलब 3 बार 2-2 वर्षों में चुनाव कराए जाते हैं। बट बीच में अभी चुनाव क्यों हुए हैं, अभी इसलिए हुए हैं कि अभी कुछ समय पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कई सारे राज्यसभा के मेंबर लोकसभा चुनाव में जीत गए, तो फिर उनकी सीट खाली हुई, तो अभी उसमें उपचुनाव करा गए, बाय इलेक्शन हुआ। बाय इलेक्शन में दीज मेनी कैंडिडेट्स हैव वॉन। विद दिस विन बीजेपी या एनडीए ओवरऑल हैव गॉट 119 सीट। बीजेपी को 86 सीट्स हो गई है और एनडीए की कुल मिलाकर देखें तो 119 सीट्स उनको मिल चुकी है। 119 सीट्स दे हैव गॉट एंड दे हैव गॉट द मेजोरिटी मार्क जो है उनके द्वारा अचीव किया जा चुका है। दैट इज द न्यूज हियर। तो ड्यूरिंग अब इसमें क्या फायदा क्या होगा कि देखिए बीजेपी को अभी तक ना अपने निर्भर होना पड़ता था। जो अपने एनडीए के नॉन इंडिया लाइफ भी होते थे ना, जो उड़ीसा के हमारे पुराने नवीन पटनायक की बात कर ली जाए या कि फिर एआईडीएम की बात की जाए, तो बीजेपी को उन पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। अब बीजेपी हैज गॉट कंप्लीट, जिसको बोलना चाहिए मेजोरिटी, उनको यहाँ पर मिल गई है। तो मिल गई तो अगली बार जब भी ऐसा कुछ विधेयक आता है तो उनको डिपेंडेंसी जो होगी वो नहीं होगी, दे विल बी एबल टू पास दीज लॉज इन राज्यसभा, राज्य में उनके द्वारा इसको पास कराया जा सकेगा। बट ऑन द कॉन्ट्री व्हेन वी टॉक अबाउट कांग्रेस, तो कांग्रेस इज एट रिस्क ऑफ लूजिंग द लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेटस। उनका जो स्टेटस है लीडर अपोजिशन वाला, वो कांग्रेस का शायद आगे जाकर के छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 10% सीट जो होती है ना वो रिक्वायरमेंट होती है, और उनकी जो है ना एकदम थ्रेशोल्ड पे बेसिकली वो बैठे हैं। तो कुछ समय बाद हो सकता है कि उनका एक थ्रेशोल्ड वाला स्टेटस जो है वो कुछ समय बाद चला जाए, है ना, क्योंकि कुछ समय बाद ये कुछ 11 मेंबर्स आर गोइंग टू रिटायर, तो दैट वे दे आर गोइंग टू लूज देयर लीडर ऑपोजिशन पोजीशन। बट बीजेपी इज गेटिंग अ पोजीशन ऑफ, इसको बोलना चाहिए, मेजोरिटी इन द राज्यसभा। तो दिस वाज अबाउट द राज्यसभा, ये याद रख लीजिएगा। अभी के लिए दे हैव गॉट कंप्लीट मेजोरिटी आउट ऑफ 237 सीट्स। 237 सीट टोटल होती थी, मतलब अभी है, क्योंकि 6 सीट जो बचती हैं उनमें से 3 सीट जो है वो नॉमिनेटेड वाली सीट्स हैं। तो 3 जो नॉमिनेशन वाली सीट्स हैं और 3 सीट जो है वो जम्मू कश्मीर वाली है। जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हुए नहीं है तो उनकी 3 सीट जो है वहां से राज्यसभा भी मेंबर आए नहीं है, और 3 जो है वो गवर्नमेंट द्वारा भी नॉमिनेट करना शेष है। तो कुल मिलाकर के 237 प्रेजेंट सीट्स में से 119 एनडीए को यहां पर मिल चुकी है। That is the third news here. This much is clear to everyone. All the 3 news we have discussed is clear to everyone. कोई डाउट हो तो बता दीजिए इसमें। सभी तीनों के तीनों स्पष्ट है? आई बिलीव यहां पर अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज, पीएम मोदी हैज जिसको बोलना चाहिए उनके द्वारा अभी सेलिब्रेट, मतलब ही ट्वीटेड नहीं बोलना चाहिए, वो जो हमारा लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन प्रोफाइल पर उनकी लिंक्डइन पोस्ट जो होती है कल, उसमें पीएम मोदी ने 10वीं वर्षगांठ जो होती है प्रधानमंत्री जन धन योजना की, उसके लिए उनके द्वारा पोस्ट किया गया था। एंड ही हैज टोल्ड दैट द प्रधानमंत्री जन धन योजना इज हाईलाइटिंग द प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट स्पेशली इन वुमेन इन द रूरल एरिया। तो न्यूज क्या है, देखिए 28 अगस्त
2014 when in 2014 पीएम मोदी केम टू पावर, तो उनके द्वारा जो पहला भाषण दिया गया था लाल किले पर, है ना, उस भाषण में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का आह्वान किया था। ये डिक्लेयर्ड दी प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑन 15th of August 2014, और 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई थी। मतलब ही वेंट ऑन टू मतलब स्टार्ट दिस स्कीम इन ईयर 2014 और 28 अगस्त 2014। तो अब इस योजना को, प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 वर्ष हो चुके हैं। तो कल जब 10 वर्ष हुए तो उनके द्वारा एक लिंक्डइन पोस्ट किया गया और उनके द्वारा ये बोला गया, मतलब एक तरीके से उनके द्वारा इस एनिवर्सरी के ताल्लुक में बोला गया कि दिस हैज बीन 10 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। इससे क्या फायदा हुआ है? इससे वो लोग जो 10 साल पहले जिनके अकाउंट नहीं हुआ करते थे, ऑल दोज अराउंड 53 करोड़ पीपल, कितने 53 करोड़ लोगों को अकाउंट मुहैया कराए गए हैं। इससे क्या हुआ है? इससे एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हम लोग ध्यान रखिए, दैट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। इससे क्या बढ़ा है? इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेश। मतलब पीपल हु आर नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज टिल डेट, till 2014, now they are part of financial system, now they have got this account, now government benefit जो होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सीधे इनके अकाउंट में पहुंच जाता है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो क्या होता था? पहले करप्शन हुआ करता था। और नाउ 53 करोड़ पीपल हैव बीन एबल टू ओपन देयर अकाउंट through Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. So that is the last 10 years has been very successful when we talk about in this स्कीम। तो स्कीम कब आई थी अगर आप पूछते हैं, तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई थी। कब? 2014 में इसको लागू किया गया था। देखिए, पीएम मोदी द्वारा इसको अनाउंस किया गया था इन हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15 अगस्त 2014, है ना। और लॉन्च कब किया गया था? 28 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था। अब जब 28 अगस्त को 2014 में इसको लॉन्च किया गया, तो पहले ही सप्ताह में, पहले ही वीक में 1 करोड़ 80 लाख अकाउंट ओपन किए गए थे। दैट इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा अकाउंट हमने एक वीक में, एक हफ्ते में बना लिए थे। मतलब इतने ओपन कर लिए गए थे, जो अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है, इन ओनली 1 वीक। इनिशियल टारगेट जो था वो केवल 7.5 करोड़ का टारगेट दिया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना का। वो टारगेट बढ़ा करके 10 करोड़ हो गया था। उसके बाद में रुके ही नहीं, वो टारगेट बढ़ता चला गया, मतलब उसको कंटिन्यू कर किया गया। और अब तक अगर देखें, अभी हम लोग अगर 14 अगस्त की बात करते हैं, 14 अगस्त तक 53 करोड़ अकाउंट, 53.1 करोड़ अकाउंट्स वर ओपन्ड। और इन अकाउंट्स में देर इज 2,31,000 करोड़, इतना धन, करोड़ की हम बात कर रहे हैं, इतना धन इन अकाउंट्स में होता है। और मोस्टली जो अकाउंट है, आधे से ज्यादा अकाउंट, मेजोरिटी ऑफ जो अकाउंट है, दे आर मतलब वो महिलाओं के अकाउंट ओपन किए। तो इससे क्या हुआ है? इससे वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं ना, वो इससे मिला है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिग स्कीम, जिसका कल 28 अगस्त को एनिवर्सरी थी, जिसके ताल्लुक में पीएम मोदी द्वारा अनाउंस किया गया था। इसको अगर यहाँ देखें तो दिस कंप्लीट डिटेल हैज बीन प्रोवाइडेड। 14 अगस्त के यहाँ डिटेल दिया हुआ है, और इसमें यहाँ देखते हैं ना, तो these many beneficiaries we are talking about, number of beneficiaries are 53.13 करोड़, इतने beneficiaries हैं। और ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, इतना धन इन अकाउंट्स में है, 2,31,000 करोड़ जो रुपए हैं वो इन अकाउंट्स में होते हैं। और इनमें से मोस्टली 29.56 मतलब अराउंड 30 करोड़ अकाउंट जो हैं वो महिलाओं के अकाउंट ही हैं, है ना। दीज में अकाउंट्स आर ओन्ड बाय वुमेन ओनली। इससे क्या होता है? इससे जो बेनिफिट होता है ना, डायरेक्ट जो होता है बेनिफिट, इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। द बेनिफिट इज गेटिंग ट्रांसफर टू अकाउंट्स ऑफ दीज मेनी पीपल। तो पहले जो करप्शन होता था वो अब नहीं होता है, सीधे इनके अकाउंट में पैसा आता है। तो गवर्नमेंट को इससे कई सारी सेविंग होती है। डीबीटी ट्रांसफर के थ्रू गवर्नमेंट हैज सेव्ड लॉट ऑफ मनी इन दीज इयर्स, एंड पीपल आर गेटिंग द डायरेक्ट बेनिफिट विदाउट करप्शन, एंड राइट पर्सन इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द अकाउंट। दूसरा, अपने आप में दिस हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग अपना ये देखते हैं, क्या बोलना चाहिए, कोविड-19 के समय की बात की जाए, तो बिकॉज दीज मेनी पीपल हैड अकाउंट इन एट द टाइम ऑफ कोविड-19, तो डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में दिया गया था। तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर
स्कीम, इतना फायदा इससे हुआ था कि अगर उस समय अकाउंट नहीं होते तो उस समय बेनिफिट देना मुश्किल होता है। आज हम लोग जो यूपीआई वगैरह के थ्रू पेमेंट जो कर पाते हैं, जहां सब्जी वाला हो या कोई भी हो, हम लोग उसको पेमेंट कर पाते हैं, उसमें एक बड़ा योगदान जो है वो इसका भी है कि हम लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू उनका अकाउंट ओपन कर पाए हैं और अकाउंट जो यूज कर पा रहे हैं। इसमें और क्या फायदा होता है, ये जो अकाउंट होते हैं इसमें 1 लाख का इंश्योरेंस, एक्सपेंशियल इंश्योरेंस दिया जाता है, 30,000 का इनको डेथ जिसको बेनिफिट जो दिया जाता है, डेथ ऑफ द बेनिफिशरीज को बोलना चाहिए, जो होता है उनको परिवार को दिया जाता है। देन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 रुपीज, मतलब अगर एक पूरे परिवार की अगर बात की जाए तो उनको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट, मतलब उनको एक्स्ट्रा पैसा वो अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। दैट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड। इनको एक नो मिनिमम बैलेंस, मतलब नॉर्मली अकाउंट जो ओपन किए जाते हैं उसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब जब अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में या गवर्नमेंट बैंक में ओपन करेंगे तो आपको कुछ पैसा मिनिमम रखना रहता है, राइट, बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एएमबी या AQB जिसको हम बोलते हैं। इनमें वो नहीं होता है और इनमें रुपे डेबिट कार्ड जो है वो हर अकाउंट होल्डर को दिए जाते हैं। तो इट इज बीन 10 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ ओपनिंग 53 करोड़ जन धन योजना अकाउंट, है ना, दूसरी स्कीम जिसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो अच्छे से किया जा सका। तो दिस वाज 10 इयर्स। तो कल पीएम द्वारा इस ताल्लुक में एक स्टेटमेंट जो है वो दिया गया था। बेटा अभी इलेक्शन वहां डिक्लेयर किया जाए तो कुछ समय में इलेक्शन वहां पर होंगे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में जो 3 सीट्स की हम बात करते हैं ना, 3 सीट उसके बाद में जाके भरा पाएंगी। क्लियर? तो जब इलेक्शन वहां पर होंगे देन विल डिस्कस अबाउट इट। दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। तो दीज 3 स्लाइड्स आप देख लीजिएगा, इसमें 3 स्लाइड्स द डिटेल अबाउट द प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। इट वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द जिसको बोलते हैं इनिशियल स्कीम जो थी गवर्नमेंट की लाई गई थी। है क्लियर? ऑल द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड, इसको एक बार देख लीजिएगा। देन वी कम टू द एडिटोरियल पार्ट ऑफ डिस्कशन। एडिटोरियल की बात करते हैं हम जो करें, तो जो पेज नंबर 8 पर दिस हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू, दिस इज वॉर एंड पीस, है ना। वॉर एंड पीस एक बड़ा फेमस नॉवेल भी रहा है। तो वॉर एंड पीस मतलब अभी देखिए, पीएम मोदी रिसेंटली ही वेंट टू यूक्रेन, है ना। अभी कुछ समय पहले वो यूक्रेन होकर के आए हैं। एंड ही ऑल्सो स्पोकन टू प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा फोन पर भी बात की गई है ना। अब इसके बाद क्या बन रहा है, इसके बाद में एक ऐसा माहौल बन रहा है वेर इन वी आर एंटिसिपेटिंग कि व्हेन इन टाइम टू कम पीएम मोदी इज गोइंग टू गो टू यूरोप, है ना, और फिर वो रशिया जाएंगे, जो हमारी ब्रिक्स मीटिंग वगैरह के लिए जाने वाले हैं। उन सारी मीटिंग्स में इट इज गोइंग टू बी एन एजेंडा वेर इन इंडिया में बी मीडिएटिंग बेसिकली इन टर्म्स ऑफ दिस यूक्रेन रशिया वॉर। मतलब वहां पर हम लोग मीडिएशन जो होता है ना वो शायद हमारे द्वारा किया जाएगा। तो उस ताल्लुक में इस पर्टिकुलर जिसको बोलना चाहिए जो इनिशिएटिव एक तरीके से भारत द्वारा लिया जा रहा है या शायद हम लोग वो इनिशिएटिव का पार्ट होने वाले हैं, तो उस ताल्लुक में दिस एडिटोरियल हैज बीन रिटन वेर इन एडिटर हैज कॉशनड इंडिया। मतलब इस एटर में इस आर्टिकल में अगर देखें तो इसमें भारत को एक तरीके से कॉशन दिया गया है कि वी मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू मीडिएट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम शायद उस पोजिशन में नहीं है, या कि फिर हमको वी नीड टू लर्न लॉट ऑफ लेसन फ्रॉम द पास्ट। हिस्ट्री में जाकर के हमको लेसन चाहिए। शायद वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू मीडिएट विच वी आर प्रोजेक्टिंग आवरसेल्व्स एज अ मीडिएटर। उसके रीजन ये बोले गए कि अभी तक वी हैव बीन सपोर्टर, इसको बोलना चाहिए वी हैव बीन इन अ वे साइलेंटली सपोर्टिंग रशिया। Russia has always been our friend. तो सडनली व्हेन वी स्टार्ट निगोशिएटिंग इट मे नॉट बी दैट फ्रूटफुल एक्सरसाइज फॉर इंडिया। भारत के लिए अपने आप में शायद वो इतनी बेहतर एक्सरसाइज ना हो। ये अपने आप में कॉशन इस आर्टिकल में दिया गया। क्यों दिया गया? बिकॉज द वे पीएम मोदी इज अप्रोचिंग ना, मे बी ही इन अ पोजिशन टू मीडिएट बिटवीन दीज टू नेशन, बट देन ये बोला गया कि दोनों देश सही में मीडिएट करना चाहते भी है या नहीं। दे नीड टू कम टू द टेबल, बट देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर ट्राइंग टू गेट द पॉइंट्स ओवर अदर्स। दे आर ट्राइंग टू फाइट, मतलब उस वॉर को ही आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं बिकॉज वो एक दूसरे के इलाकों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर बोला गया है कि दो वी मे बी टेकिंग एक्शन, वी मे बी टेकिंग इनिशिएटिव, बट देन आर दीज टू नेशंस एक्चुअली वांट अ सीज फायर? क्या उनको सही में सीज फायर चाहिए? ये इसमें एक तरीके से प्रश्न किया गया। तो इंडिया इज नॉट इन ए, मतलब क्या बोला गया एटर द्वारा, इंडिया इज नॉट इन ए पोजिशन, स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू मीडिएट सीज फायर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। क्यों? क्योंकि अभी आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं तो यहाँ दिया हुआ है कि पीएम मोदी रिसेंटली विजिटेड यूक्रेन, he has spoken to Biden, he has spoken to Putin. तो we may be in a position, मतलब शायद आगे जाकर के when PM Modi is going to visit to United Nation, है ना, जो सितंबर में वहां विजिट करने वाले हैं, या कि फिर यूरोप जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि वी बिकम इन टर्म्स ऑफ ब्रिक समिट व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक टू पुतिन। तो मे बी ऐसी होप होती है कि हम मीडिएट करें, बट इंडिया इज नॉट इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू मीडिएट। भारत उस स्थिति में अभी नहीं है। PM Modi's recent talk to President Biden and Putin have sparked speculation about India's potential role in the
पीस, मतलब अपने आप में एक तरीके से एक माहौल ऐसा बन रहा है जिसमें बोला गया है ना। पीएम मोदी अपकमिंग मीटिंग एट यूनाइटेड नेशन, व्हेन इज गोइंग टू गो टू यूनाइटेड नेशन एंड ब्रिक्स समिट जो भी होने वाली है उसमें शायद ही इज गोइंग टू स्पीक एंड शायद इंडिया में मीडिएट। इंडिया इज रिमेन्ड लार्जली अनइन्वॉल्व्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट नाउ। क्यों? अभी हम लोग ऐसा मतलब माहौल बन रहा है, बट देन अभी तक भारत इसमें इतना इन्वॉल्व रहा नहीं है, एंड भारत ने साइलेंटली वी हैव बीन in a way supported Russia. So suddenly taking action and becoming a neutral player and trying to mediate may not be in the right direction. Historically, India has shown a preference for Moscow. Bharat, obviously, Moscow in the sense Russia has always been our friend. तो हमारा प्रेफरेंस जो है वो हिस्टोरिकल किसका रहा है? रशिया के साथ में रहा है. सो इट इज गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द इमेज ऑफ अ इम्पार्शियल मीडिएटर. मतलब already when we have been close to Russia, now suddenly when become mediator, तो ये शायद हमारे लिए सही नहीं होगा. हमारी जो पोजीशन, जो हमारी इमेज है रशिया को सपोर्ट करने वाली, उसके साथ में शायद ये नहीं जाएगा, ये यहाँ पर बोला गया है ना. द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रेट बोथ रशिया एंड यूक्रेन स्टिल बिलीव दे कैन गेन मिलिटरीली. अब दूसरा आगे हम उसको देखें तो अगर आप न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको मालूम होगा कि दीज टू पार्टीज, दीज टू प्लेयर्स, दीज टू कंट्रीज आर फाइटिंग टूथ एंड नेल. बिग टाइम दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर ट्राइंग टू ग्रैब ईच अदर्स एरिया. और उस स्थिति में जब ये लोग इतनी, जिसको बोलना चाहिए, इतनी शिद्दत से फाइट कर रहे हैं, उस समय इज देयर अ स्कोप फॉर मीडिएशन. मतलब ये भारत को ही कॉशन दिया गया है इसमें कि जब ये दोनों ही देश दे वांट टू फाइट, दे वांट टू द स्ट्रगल कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस समय इट मे नॉट बी द राइट टाइम एज अ नेशन टू गेट इनटू दिस मीडिएशन पार्ट. वो शायद हमारे लिए अभी एफर्ट लगाने का ये सही समय ना हो. बिकॉज when you want to mediate, when you want to negotiate between two parties should be in a position, they should be eager to, they should agree to get the mediation, they should agree to sit together and end the war. But at this point of time, these two parties, these two nations are already, no, they are putting no stone unturned to fight against each other. So when they themselves are in position, उनको साथ में बैठाना अभी अपने आप में संभव नहीं है. तो भारत का इसी तरीके इस ताल्लुक में किसी तरीके से ऐसा एक्शन लेना, that may not be right, अपने आप में शायद ये सही नहीं होगा. That is what is being told in this article. मतलब एक cautionary article जिसको बोलना चाहिए ना, मतलब क्रिटिसिज्म नहीं बोलना चाहिए, कॉशन जिसको बोलना चाहिए, वो हमारे ताल्लुक में यहाँ पर बोला गया. तो दिस वाज आवर फर्स्ट आर्टिकल एंड इट इज रिलेटेड टू व्हाट इज रिलेटेड टू द पीस एफर्ट्स. सो मतलब जो प्रिज्यूमिंगली इसको बोलना चाहिए, पीस एफर्ट्स बाय इंडिया टू मीडिएट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया वॉर. इन दोनों के बीच में जो बेटा that and all is politics. I'm not saying why he's not national issues and all, but he has got some responsibility जो बोलना चाहिए. तो he is visiting, he is talking to people, but then our editor is not agreeing with the way he is focusing on the international issues, है ना. चलिए, with this we come to the next article. Next क्या है? It is focus on the trials. Agency should not should fixation on keeping the people in jail. अब ये उससे ही रिलेटेड जो हमने अभी डिस्कस किया ना. अभी देखिए कुछ समय पहले क्या हुआ है, के कविता जो कि बीआरएस की लीडर है, भारत राष्ट्र समिति, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति थी उनका नाम चेंज करके भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया. उनकी एक लीडर है, उनकी लीडर का नाम है के कविता. शी वॉज बिहाइंड बार फ्रॉम 15th ऑफ मार्च, 15 मार्च से उनको जेल हुई थी और कुछ समय पहले उनको अभी बेल प्रोवाइड की गई है ना. अब ये जो जेल वाला हम बात करें, इसके बारे में डिस्कस भी किया था, वो पीएमएलए केस वाला जो चल रहा था ना, उसके अंतर्गत ही इन सारे जिसको बोलना चाहिए राजनीतिक जो पॉलिटिशियंस हैं उनको जेल जो है वो दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है उनको बेल जो है प्रोवाइड की है. तो वहां पर यहाँ पर अगेन दिस इज आर्टिकल वेर इन दिस एडिटर हैज क्रिटिसाइज्ड द रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज. हमारी जो सीबीआई ईडी जो एजेंसीज होती हैं, इनके रोल को क्रिटिसाइज किया गया है. इसमें यही बोला गया है कि द एजेंसी शुड फोकस ऑन द मतलब दे शुड फोकस ऑन द इन्वेस्टिगेशन रादर देन जस्ट कीपिंग पीपल इन जेल. जो उनको जेल में रखने के लिए जो उनका एक तरीके से एक जो 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 जिस वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो थोड़ा प्रयास क्या यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज किया गया. तो ऐसे डिसीजन टू ग्रांट बेल टू हाईलाइट द मिसयूज ऑफ जुडिशियल सिस्टम टू टारगेट द पॉलिटिकल राइवल्स. अब उसमें देखिए आप, जो आम आदमी पार्टी है, उनके जो सिसोदिया है, कुछ समय पहले उनको बेल दी गई. हमने अभी देखा प्रेम प्रकाश जो झारखंड के सीएम के जिसको बना सहयोगी हैं, उनको भी बेल दी गई. के कविता जो कि तेलंगाना राष्ट्र सॉरी भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना की है, उनको बेल दी गई. तो इन सारे केसेस में दीज पॉलिटिशियंस वर बिहाइंड, दीज ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस वर बिहाइंड बार बाय मतलब बाय द एजेंसीज, बाय ईडी एंड ऑल.
तो यहाँ ये बोला गया है कि इतने सारे लोगों को अगर जेल के पीछे रखने का जो प्रयास किया जा रहा है उससे पहले इनको इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान देना चाहिए. दे शुड फोकस ऑन द इन्वेस्टिगेशन. Serious allegation regarding Lee's government leaker policy require a fair investigation and prosecution on the part of the सेंट्रल एजेंसीज दैट इज बीन टोल्ड ओवर हियर, है ना. अब इनको क्यों जेल की गई थी? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो एक लीकर केस जो वहां दिल्ली का इन्वॉल्व होता है उनमें इनके द्वारा कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया गया. दे वर इन्वॉल्व इन दिस. तो दैट इज व्हाई शी वाज पुट बिहाइंड बार ऑन 15th of March. नाउ शी हैज बीन प्रोवाइडेड द बेल. अब आगे क्या बोला गया? करंट एफर्ट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एजेंसी सीम फोकस ऑन कीपिंग सर्टेन पॉलिटिकल फिगर्स बिहाइंड द बार, बिहाइंड द जेल फॉर द ट्रायल्स. मतलब ट्रायल्स को खींच करके इनको जेल के पीछे रखने का जो प्रयास किया जा रहा है ना, उसकी यहाँ भर्त्सना की गई, उसको क्रिटिसाइज किया गया. जुडिशरी स्टार्टिंग टू रिकॉग्नाइज अटेम्प्ट. अब क्या कर रहा है कि ये पैटर्न अपने आप में जो दिख रहा है ना कोर्ट्स को, तो दे आर लुकिंग एट दिस पैटर्न वेर इन यूजिंग दिस पीएमएलए सेक्शन 45 को यूज करके ये जो अनजस्टली मतलब अनजस्टिफाइड तरीके से इनको जो जेल की जा रही है उस पैटर्न को नाउ इट इज बीन डेसिफाइड, या उसको बोलना चाहिए नाउ इट इज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, या हमारे कोर्ट द्वारा उसको जुडिशरी द्वारा इनको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है. दैट इज द रीजन कोर्ट ने जब अभी इनको के कविता को जो बेल प्रोवाइड की तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया फॉर नॉट ग्रांटिंग कविता बेल अंडर प्रोविजन मीन टू असिस्ट वुमेन क्वेश्चनिंग द फेयरनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. मतलब महिला होते हुए भी अगर उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, उनको इतने दिन तक जेल में रखा गया, तो उसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी भर्त्सना की गई है, उसको क्रिटिसाइज यहाँ पर किया गया है. तो द आर्टिकल ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो इट इज अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज एंड द वे सेंट्रल गवर्नमेंट इज यूजिंग दीज एजेंसीज टू कीप वेरियस पोलिटिशियन बिहाइंड द बार. दैट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड इन दिस आर्टिकल. उसको यहाँ क्रिटिसिज्म यहाँ पर किया गया. थर्ड जो है इट इज रिलेटेड टू द साइलेंट डेमोक्रेटिक बैकलैश इन साउथ एशिया. अब उसको ये समझिए कि यहाँ पर पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सबको एक ब्रैकेट में रख के इसको एक पैटर्न की तरह देखने का यहाँ पर दिस अल्टर हैज मेड एन एफर्ट. क्या बोला गया है कि recent political developments in Bangladesh wherein Sheikh Hasina government had to leave the nation, है ना, एंड अलॉन्ग विद द प्रायर अकरेंसेस जो श्रीलंका में कुछ समय पहले हुआ था जब वहां की गवर्नमेंट जो गुड बाय गवर्नमेंट थी उनको जाना पड़ा था, एंड पाकिस्तान जहां पर यदा कदा होता रहता है, as well as latest general election results in India indicate a subtle yet significant democratic backlash across South Asia. मतलब हमारे यहाँ तो चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद चुनकर सरकार भी आई है, सरकार को उतना बहुमत नहीं मिला है, but then the author is trying to keep all these cases along with India in the single basket. They are saying कि अपने आप में एक सटल पैटर्न है wherein हमारे आसपास के देशों में तो सरकारों को हटा दिया जा रहा है, हमारे यहाँ पर सरकार जो है उसका बहुमत कम हुआ है, तो हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाकी आसपास के देशों के साथ में यहाँ आर्टर द्वारा जो आर्टिकल जिसमें लिखा है ऑथर द्वारा साथ में रखने का प्रयास किया. दे कीपिंग ऑल दीज इन द सिंगल बास्केट. हिस्टोरिकल एनालिसिस. अब उसमें आगे जाकर क्या किया गया, इनिशियली उन लोगों ने सबको साथ में रखा, आगे जाकर भारत और पाकिस्तान को इसमें कंपेयर किया हुआ है. कैसे कंपेयर किया हुआ है कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ के मतलब वी हैव गॉट सेम ओरिजिन, but then the way Pakistan is managed, but with the way their democracy is not going well, wherein no single government is completed 5 years, no PM is completed 5 years, wherein India की अगर बात की जाए तो democracy thrives in India. तो इन दोनों को यहाँ पर आर्टिकल में आगे जाकर the author is comparing historical analysis of post-colonial democracies have often focused on contrasting parts of India and Pakistan, है ना, इन दोनों को हमेशा कंपेयर करने की बात की जाती है. Why India has maintained democratic framework while Pakistan is weird. Weird मतलब जब एक रास्ते से भटक जाना, weird towards the authoritarianism despite their share colonial past. मतलब we belong, मतलब हम लोग तो एक ही देश थे, बट देन दोनों के रास्ते अलग हुए. हम लोग प्रजातंत्र डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, वहां पर जो है वो ऑथोरिटेरिज्म हुआ है. बेसिकली वहां पर जो है वो मिलिट्री गवर्नमेंट रही है, ऐसी गवर्नमेंट रही है जो कभी 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाई है. तो स्कॉलर्स have identified various factors they have facilitated enduring the democracy in India. मतलब उनके द्वारा कई सारे फैक्टर्स की बात की गई है कि जिन फैक्टर्स के कारण भारत में डेमोक्रेसी थ्राइव करती है, डेमोक्रेसी जो बेहतर होती है, सच एज प्रेजेंस ऑफ रॉबस्ट पॉलिटिकल सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट टू वीकर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन ऑफ मुस्लिम लीग इन पाकिस्तान. मतलब भारत में सिस्टम जो रहा वो सही रहा, रॉबस्ट सिस्टम रहा, कांग्रेस अपने आप में इट वाज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, देन बाद में दूसरी पार्टी आती गई, तो ये अपने आप में सीधे सीधे चलता रहा, सही चलता रहा. बट देन इसके उलट पाकिस्तान में मुस्लिम लीग डिडंट हैव दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई दे कुड नॉट सस्टेन, है ना. ये अपने आप में यहाँ पर बात की गई. बट आगे इनमें क्या बोला गया है, आगे जो पॉइंट चेंज आता है ना वो ये बोला गया है कि while comparative studies analyze our comprehension of the political evolution in both the nation. ये दोनों में किस तरीके से पॉलिटिक्स आगे बढ़ा है, पार्टीज आगे बढ़ी है, उसकी यहाँ पर बात की गई है.
बट इसमें एक फैक्टर जो ऑथर बोलता है कि दैट इज ओवरलुक्ड दिस कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक लैंडस्केप एंड फेल टू एड्रेस adequately address the authoritarian trend emerging from India's political framework. अब इसमें दो चीज वो बोलता है ना जो यहाँ पर डिस्कस नहीं की जाती है, इसको ओवरलुक किया जाता है। वो क्या होता है कि तो पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है, डेमोग्राफी है ना, अपने आप में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वहां पर जितने स्टेट्स हैं वो अपने आप में एक दूसरे से बड़े अलग स्टेट्स हैं। बलूचिस्तान वहां पर अलग ही फाइट चल रही है। देन देयर इज खैबर पख्तूनख्वा उधर जो होता है दैट इज वेरी क्लोज टू अफगानिस्तान। देन इट इज पंजाब, देन सिंध, है ना। तो बाकी जो मतलब सारे प्रांतों के ओवरऑल वहां देखा जाए तो बोलते हैं कि देयर इज वेरी लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द ज्योग्राफी डेमोग्राफी ऑफ द पाकिस्तान, दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन द ओवरऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम देयर। और दूसरा जो बोलते हैं भारत में दो देयर इज, जिसको बोलना चाहिए डेमोक्रेसी, बट देन द ऑथर जो हमेशा आजकल बात की जाती है, ऑथर टॉक्स अबाउट द ऑथोरिटेरियन ट्रेंड्स इमर्जिंग फ्रॉम इंडिया पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। मतलब हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, इट इज गोइंग ऑन, बट देन हमारे यहाँ पर ऑथोरिटेरिज्म बेसिक बोलना चाहिए। ऑथोरिटेरियन जो है ना वो मतलब हमारे यहाँ जो एक जिसको बोलना चाहिए एक सिंगल वन पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी वाली जो गवर्नमेंट जो होती है ना उसको यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब जिस तरीके से हमारे कई बार आरोप लगते हैं ना कि द सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है इट इज वेरी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, बेसिकली डिक्टेटरशिप जैसी बात की जाती है। तो वो उस ट्रेंड जो हमारे यहाँ बढ़ रहा है, वेरी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जिसको बोलना चाहिए, वो बढ़ रही है, उसको यहाँ पर ओवरलुक किया था। तो एडुकेटली एड्रेस द अथॉरिटेरियन ट्रेंड्स इमर्जिंग फ्रॉम इंडियाज पॉलिटिकल फ्रेमवर्क डिस्पाइट द डेमोक्रेटिक फैसाड। फैसाड मतलब होता है कि बाहर का आवरण जो है हमारा डेमोक्रेसी वाला है, बट अंदर से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर ऑथोरिटेरिज्म है बेसिकली। मतलब हमारे यहाँ पर ऑटोक्रेसी है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक तो पाकिस्तान का लैंडस्केप और वहां की डेमोग्राफी ऐसी रही कि वहां दे कुड नॉट सस्टेन। दूसरा हमारे यहाँ पर भले डेमोक्रेसी रही हो, बट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर एक फैसाद की तरह है, सामने के आवरण की तरह है, एक फ्रंट की तरह है, बट इनसाइड अगर देखा जाए तो देर इज लॉट ऑफ ऑटोक्रेसी विच इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, जिसके बारे में बात नहीं की जाती। जो ऑथर खुद बात कर रहा है और कई बार हमने पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर बोल रहा है कि adequately address the authoritarian trend emerging within India's political framework despite democratic facade। मतलब एक आवरण है केवल आगे, एक फ्रंट है केवल डेमोक्रेटिक, बाकी पीछे तो हमारे यहाँ देखा जाए तो ऑटोक्रेसी प्रिवेल्स इन आवर नेशन, दैट इज बीइंग ओवरलुक्ड, दैट इज व्हाट ऑथर इज सेइंग हियर। Both the nations are currently experiencing quite democratic backlash, characterized by social movement striving to reclaim the reinforced डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तब दोनों देशों में एक साथ देखा जाए तो दोनों देशों में अपने आप में एक सटल तरीके से एक जिसको सोशल मूवमेंट जो है वो चल रहा है। मतलब डेमोक्रेटिक बैकलेश मिल रहा है। बैकलेश का मतलब क्या बोला गया है कि बिकॉज आवर लास्ट गवर्नमेंट डिड नॉट गेट द कंप्लीट मेजोरिटी, तो उसको यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक बैकलेश की तरह देखना अपने आप में ऑथर द्वारा ये बोला गया। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट इज वन आर्टिकल रिलेटेड टू इंडियाज फाइट अगेंस्ट टीबी, है ना। दैट आप एक बार उसको देख लीजिएगा, दिस इज रिलेटेड टू टीबी आर्टिकल। अगला जो होता है वो हमारा कार्बन मार्केट, जो बेसिकली कार्बन मार्केट जो होता है उसके ताल्लुक में दिया हुआ है। दिस वन यू नीड टू रीड ऑन योर ओन। इसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल इट इज रिलेटेड टू दिस आर फाइट अगेंस्ट दिस पोलियो, मतलब इंडिया फाइट अगेंस्ट पोलियो। तीन आर्टिकल जो है आपको देखने हैं, इट इज आप यू नीड टू रीड दिस आर्टिकल। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज के ताल्लुक में देखें तो अभी हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, उनके द्वारा रिलायंस और अपना डिज्नी का मर्जर अप्रूव किया गया। एंड दिस मर्जर इज ऑफ 72,000 करोड़ 70 करोड़ 70,000 करोड़ का मर्जर हैज बीन अप्रूव्ड बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। that has been approved by CCI, of which of Reliance Industries Limited, जिनका वाईकॉम 18 जो एक अपने आप में डिजिटल 18 वाईकॉम 18 मीडिया ग्रुप जो होता है उसका वॉल्ट डिज्नी ओन्ड स्टार टीवी नेटवर्क स्टार इंडिया लिमिटेड जो होता है, स्टार टेलीविजन प्रोडक्शन लिमिटेड होता है, उनका मर्जर अभी कुछ समय पहले अप्रूव किया गया। दिस इज वन इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज। मर्जर जो बड़े मर्जर होते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। द अप्रूवल इज कंडीशनल सर्टेन वॉलेटरी चेंजेस, और with this deal the Star India Limited is going to have around 40% of the market share in terms of control of market share in terms of advertising market for various sector, television as well as स्ट्रीमिंग लैंडस्केप। टेलीविजन तो हमारा टीवी चैनल वाला हो गया, स्ट्रीमिंग जो ओटीटी वगैरह होता है इसके 40% मार्केट शेयर जो होगा वो इस कंप्लीट एंटिटी के पास होगा। मतलब रिलायंस प्लस this Disney are going to dominate around 40% market share in streaming and television post this merger, है ना। इसके बाद में दिस वन न्यूज विच इज रिलेटेड टू चाइनाज वार्निंग अगेंस्ट यूएस, बिकॉज साउथ चाइना सी की जब बात करते हैं तो वहां पर फिलीपींस इज बीइंग सपोर्टेड बाय यूएस, है ना। तो चाइना इज वार्न यूएस ओवर द सपोर्ट विच फिलीपींस मनीला इज गेटिंग इन साउथ चाइना, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ यूएस फिलीपींस इज गेटिंग अग्रेसिव इन द साउथ चाइना। तो वहां पर चाइना द्वारा यूएस को एक तरीके से वार्निंग दी गई है। इसके बाद में जो लास्ट न्यूज हमारी होती है दैट इज रिलेटेड टू पैरालंपिक गेम्स।
तो अभी कल 28 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक दिस गोइंग टू बी वन कंप्लीट दिस पैरालंपिक जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो कल हुई है। इट इज गोइंग टू बी टिल 10 इस ओपनिंग सेरेमनी में हमारे यहाँ से जो बोलना चाहिए देयर वर टू आर फ्लैग बेरर्स वर देयर, है ना, Sumit Antil and Bhagyashree Yadav. These two flag bearers were there. So this event has started in Paris. इसका अगर ध्यान से देखें तो हमारे जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसी वर्ष में उसी वेन्यू पर पैरालंपिक गेम्स करवाए जाते हैं। पैरालंपिक गेम जो होते हैं वो होते हैं पैरालंपिक गेम्स। वो किन के लिए होते हैं? पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो होते हैं उनके लिए गेम्स करवाए जाते हैं। तो अभी कुछ समय पहले ओलंपिक संपन्न हुए हैं। इंडिया हैज गॉट 6 मेडल्स इन ओलंपिक्स। Now there is going to be Paralympics in the same venue, that is पेरिस में ये पैरालंपिक्स होने वाले हैं। उसमें हमारा कंटिजेंट वहां गया हुआ है एंड यस्टरडे दे स्टार्टेड। तो कल जब स्टार्ट हुए तो जैसा कि पिछली बार हमने देखा था ओलंपिक गेम्स के समय बारिश हुई थी और वो सीन रिवर जो वहां पर होती है उनको स्टेडियम में ना करवा करके सीन रिवर में वो जो ओलंपिक की शुरुआत होती है, जो वहां पर जो कंटिजेंट वहां पर जो जा रहे होते हैं वो बेसिकली सेम वैसा की वैसा मान के चले मोस्टली उसको बोलना चाहिए दैट वाज आउट ऑफ द स्टेडियम यस्टरडे। दैट सेम इवेंट अकर्ड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, दैट इज पेरिस में कल ये करवाई गई। तो 11 days event is started on 28th of August yesterday. For first time ceremony was held outside the main stadium similar to what it was held in ओलंपिक गेम्स। जैसे ओलंपिक गेम्स में किया गया था वैसा यहाँ पर भी स्टेडियम के बाहर पहली बार ये पूरा कंटिजेंट होता है ना वहां पर जो चल रहे होते हैं वो इनके द्वारा सेरेमनी कंप्लीट वहां पर करवाई गई थी, है ना। और ये थोड़ा अलग था क्योंकि उसमें बारिश वगैरह हुई थी। कल जो मौसम था इट वाज वे बेटर देन द लास्ट टाइम अराउंड, है ना। इसमें देर आर गोइंग टू बी अराउंड 18 वेन्यूज में जो है ये गेम्स वहां पर करवाए जाएंगे। और इस गेम्स को अगर ओवरऑल इतिहास इसका देखते हैं तो दिस गेम स्टार्ट इन ईयर 1960। रोम ओलंपिक जो थे ना उससे पैरालंपिक्स गेम की शुरुआत हुई थी। अगर ओलंपिक गेम्स का हम देखें तो ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे 1896 में ओलंपिक्स। देन 1924 में इट वाज विंटर ओलंपिक्स, फ्रांस से स्टार्ट हुए थे। 1896 में ग्रीस से ओलंपिक स्टार्ट हुए एंड 1960 रोम से हमारे पैरालंपिक स्टार्ट हुए थे। तो बिगिनिंग जो होती है वो 1960 में हुई थी। अब देखिए जो नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं उसमें जो मशाल जलाई जाती है वह रोम से लाई जाती है, ग्रीस से लाई जाती है। यह ओलंपिक जो होते हैं पैरालंपिक्स इसमें जो मशाल जलाई जाती है इसमें जो जो फ्लेम जलाई जाती है दैट कम्स फ्रॉम द इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब वो इंग्लैंड 1948 में वहां पर एक मैंडेविले ओलंपिक्स मतलब मैंडेविले गेम्स हुए थे। एक हॉस्पिटल वहां पर होता है, वहां पर ये गेम्स की शुरुआत हुई थी और 1960 से इसको ऑफिशियली पैरालंपिक गेम्स बुला गया था। तो 1960 से उसको स्टार्ट तो किया गया बट इसकी शुरुआत 1940 से गेम्स के थ्रू हुई थी। तो वही सेम वेन्यू से यहाँ पर मशाल जो है ना वो जलाई जाती है, उसको लाया जाता है, राइट। तो दिस वाज अबाउट आर पैरालंपिक गेम्स। अब ये जो है ये होने वाले हैं अगले 11 दिन तक दिस गेम्स आर गोइंग टू बी देयर। लास्ट टाइम जो था, लास्ट टाइम हमको इसमें 19 मेडल्स हमको मिले थे। लास्ट टाइम वी गॉट 19 मेडल्स इन पैरालंपिक गेम्स। In 19 में this 5 were gold, 8 were silver and 6 were bronze medals। तो पिछली बार हमको 19 मेडल्स मिले हैं जो अब तक के इतिहास के सबसे ज्यादा है। मतलब हाईएस्ट मेडल्स वी गॉट लास्ट टाइम अराउंड with a rank of 24 was our rank and 19 medals we got last time and this time now started, तो hopefully we do better than last time around। फिर जब ये कंप्लीट होंगे तो इसके बारे में we are going to discuss again। Now, this was the last news। This news was related to Paralympic Games। इसकी शुरुआत हुई है अभी। When they are going to complete, we'll give a complete analysis for this Paralympic Games as well। है clear? तो with this I conclude my today's discussion। These were the important news for the day। We are going to meet again shortly। हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। For the time, thank you very much। Thanks for being here। Hopefully things are clear to everyone। If you got any doubt, please let me know। चलिए, thank you। Hopefully the company during complete lecture my voice was visible to everyone, but anyway if at all some issue has been there, so यहाँ पर जो notes I have provided, this complete notes related to every news in the background of the news even I have tried to include in, so that you can take care of, उसको आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।